ऑलराइट, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक मटेरियल। इनहेरिटेंस वेरिएशन आ किससे रही है भाई? ये क्या, ये तो हमको पता है ना, पर लो लेट मी टेल यू। अब इसकी बेसिकली बेसिक्स देखते हैं। हमको इंट्रोडक्टरी चीज़ें सारी पहले से ही पता है। तो बेसिक्स ये हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, वो होता है डीएनए। सबको पता है डीएनए कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर बेस पेयर होते हैं, टक टक एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ओके, एटीजीसी, ठीक है। अखिलेश गुप्ता क्लास टीचर, वो अलग चीज़ है, ओके। ये एटीजीसी होता है, एडेनिन, थाइ, ऐसे बेस पेयर होते हैं डीएनए के साथ। अब ये डीएनए कहाँ होता है? सेल के अंदर। तो सबको पता है डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस में होता है। तो अगर एक ये सेल है तो न्यूक्लियस का मतलब होता है एक सेंटर का नट। इंग्लिश में मतलब होता है न्यूक्लियस वर्ड का नट, एक नट जिसके आसपास, या फिर एक सेंटर चीज जिसके आसपास सब कुछ मतलब है, समझ रहे हो? सेंटर, यू कहते दिस। तो सेंटर ये उसका वो है। इसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरह से हमारा डीएनए बहुत बिल्कुल गुच्चड़ मुच्चड़, ऐसे एक रेटिकुलम के फॉर्म में। रेटिकुलम मतलब गुच्चड़ मुच्चड़। जैसे मैं कैसे दिखाऊं, मान लो एक कागज ले, हम कागज ले और उसको बिल्कुल बुरे तरीके से जो है ऐसे बिल्कुल ये रेटिकुलम बना दे, गुच्चड़ मुच्चड़ पूरे भम भम, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 1 लाख गुना ज्यादा गुच्चड़ मुच्चड़। तो उसको हम कहेंगे डीएन, उसको हम कहेंगे, आई एम रियली सॉरी, रेटिकुलम। तो क्रोमैटिन, इस तरह के जब डीएनए एक कोइल्ड भी होता है, न्यूक्लियोसोम, अभी मैं बताऊंगा, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, ये होते हैं न्यूक्लियोसोम। ये क्रोमैटिन रेटिकुलम कैसे होगा, किस तरह से अरेंज होगा डीएनए क्रोमैटिन रेटिकुलम की फॉर्म में, कैसे? अगर आप देख पा रहे हो, फोर शेडोइंग यहाँ मैंने कर दी थी पहले ही, ईस्टर एग था ये। तो मैं अभी बताता हूँ, ये आपका एक डीएनए का हेलिक्स है। तो जब ये डीएनए का हेलिक्स जो है बेसिकली एक हिस्टामिन, जो आपने प्रोटीन सुना होगा जो डीएनए की कोइलिंग नहीं सुना, आगे हम और बेसिक तरीके से इसको क्लियर करेंगे। उसके पहले ये सुन लीजिए, ये एक ऑक्टामर बनाता है, यानी कि 8 प्रोटीन एक साथ मिलकर से एक गोला सा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यू बॉडी, ठीक है, या फिर हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो अब स्टोन ऑक्टामर के आसपास डीएनए एक पूरा कोइल लेता है और एक 1.75 यानी कि 3/4 कोइल मतलब एक वो लेता है कोइल। और इधर फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, हम सब आगे दिखेंगे, अभी चिंता नहीं करनी है उस बारे में, ओके। तो ये जो डीएनए है ये ऐसे कोइल होता रहता है, कोइल होता रहता है बेसिकली। अब इसके बाद ये जो डीएनए है ये रैप होगा ऐसे इसके अराउंड। सिंपल डीएनए अपना नॉर्मल बिल्कुल खाली डीएनए बिना किसी कोइलिंग के यहाँ पे। अब ये कोइल होना शुरू होगा बेसिकली, ये ऐसे इसके आस पहले लिपटेगा, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे जैसे आपने वो देखा नेकलेस देखे हो जिनमें बीड्स लगे होते हैं, तो ये कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ ऐसा, बीड इन अ स्ट्रिंग, यू नो। तो यार ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा बीड्स इन स्ट्रिंग का, समझ रहे हो? ऐसे एक हमने एक नेकलेस टाइप बना दिया, नेकलेस सीधा नेकलेस है अभी हमारे पास कुछ ऐसे। ये हमारे स्टोन ऑक्टामर है और ये हमारे डीएनए की लाइन चल रही है, ऐसे समझ रहे हो? ऐसे लिपटा हुआ जा रहा है, ये तो इसके पास थ्रू थ्रू पास हो रहा है, इसके अंदर से पास हो रहा है, पर नहीं, वो ऐसे लिपटा हुआ है, बस आप समझ जाओ यार। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, आई एम रियली सॉरी। और जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए डीएनए हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दैट्स वाई डीएनए इसके आसपास अट्रैक्शन के थ्रू ऐसे एक तरह से आप कह सकते हो बीड इन स्ट्रिंग की तरह लगा हुआ है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो डीएनए अच्छे से चिपका हुआ है इनके साथ, ऐसा कोई नहीं है कि हट जाएगा, नहीं। तो बहुत अच्छे से एक बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अब ये बनाएंगे। अब इस ये जो बीड इन सीड स्ट्रक्चर है, ऐसे इसकी कॉइलिंग होगी बहुत अच्छे तरीके से, एक ऐसे जैसे इस फोटो में दिखाया हुआ है। तो ये देखो इसकी कॉइलिंग हो रही है ऐसे 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 ऐसे, बहुत मतलब विग्रस कॉइलिंग है। और फिर ये जब कॉइलिंग होके ऐसे ये एक स्ट्रक्चर ऐसे ये फाइबर बना लेता है, फाइबर जैसे सुना होगा ना आपने, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो ऐसे फाइबर, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ये होते हैं। मतलब कोई भी फाइबर है, जूट का फाइबर है, तो एक केबल के अंदर ऐसे वो फाइबर से बनी होती है और बीच से ऐसे होती है, होलो होती है एक तरह से। पर यहाँ होलो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हमको सिर्फ मतलब रखना हमारी कॉइलिंग से। तो डीएनए कुछ इस तरीके से कॉइल हो चुका है, ये बन गया हमारा क्रोमैटिन फाइबर। अब ये क्रोमैटिन फाइबर की और ज़्यादा कॉइलिंग होगी, जैसे ये सिंपल एक क्रोमैटिन फाइबर है, मान लो क्रोमैटिन फाइबर अंदर किससे बना हुआ है? बहुत सारे कॉइल्ड जो है हमारे डीएनए से, जो कि न्यूक्लियोसोम्स के साथ अटैच हुए हैं। तो ये हमारा जो है एक क्रोमैटिन फाइबर है। इसकी पहले कॉइलिंग मान लो होगी ऐसे, इतनी कॉइलिंग, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर की। फिर इसके बाद इसकी और कॉइलिंग होगी, अभी आप देखो इतनी कॉइलिंग हो गई है, ठीक है। अब ये तो कुछ भी नहीं है, अब इसकी एक बार और सुपर कॉइलिंग होगी, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने का सोच लो, कुछ ऐसा, मतलब ये बस उसकी आउटलाइन है। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेंसली कोइल्ड, बिल्कुल सुपर कोइल्ड जो है हमारा क्रोमैटिन फाइबर होगा। मतलब मैं अभी बनाने बैठूँ तो अगर मैं
5 साल तक ऐसे करता रहूँ तो इतना ज़्यादा कोइल जो है स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इसकी वजह से। सो वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये बन जाता है हमारा क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम दिखाया हुआ है ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, ये ऐसा नहीं है। क्रोमोसोम बेसिकली एक नॉर्मल उसमें ये मतलब एक ही होता है, ये इसका एक ही हाथ होता है एक नॉर्मल इंसान में हमारे अंदर। जो क्रोमोसोम ऐसा दिखता है हमको मेटाफेज के टाइम, और मेटाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम इंटरफेस से जा चुका होता है, तो पहले ऐसा था, तो अब ये ऐसे डबल हो जाता है, इसका डीएनए डबल हो जाता है, तो इसलिए ये हमेशा हम क्रोमोसोम को ऐसे दिखाते हैं क्योंकि हमें दिखते ही ऐसे हैं क्रोमोसोम, बिना मेटाफेज के हम क्रोमोसोम नहीं दिख। जो मैं बात कर रहा हूँ ये सेल साइकिल से है, तो यू हैव टू लर्न मोर अबाउट सेल साइकिल अगर आप यहाँ कैच नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों को। तो दिस इज क्रोमोसोम, ये उसका एक क्रोमेटिड होता है ऐसे। क्रोमोसोम का ये बना है जिसके अंदर सुपरली कोइल्ड क्रोमेटिन फाइबर है, ये है हमारा क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम का ये पार्ट एक ऐसे कोइल्ड जो बनता है हमारा सुपर कोइलिंग के बाद, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड अब इनकी बेसिकली हम वो बताते हैं। तो ये है बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यस, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो अभी ये जो हमने क्रोमोसोम देखा ये बेसिकली बना किससे है, इससे ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपको पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी अभी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चल क्या रहा है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, तो अभी हम वही देखने जा रही हैं। तो सुनो मेरी बात। तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले तो क्रोमोसोम बना मेन क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस है बेसिकली, जिसके ऊपर हमारे जीन्स होते हैं उससे कैरेक्टर स्ट्रेट आते हैं, तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जिसको बोलते हैं। तो क्रोमोसोम डीएनए का तो बना ही हुआ है, पर क्या वो सिर्फ डीएनए का नहीं। अभी हमने देखा है एक, तो हम यहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं कि नहीं वो कुछ प्रोटीन्स का ही बना है, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है जो हिस्टोन ओक्टामर है, जिसको न्यू बॉडी भी बोलते हैं। तो यस, तो अभी जो है हम देखते हैं इसकी अच्छे से केमिकल कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले तो ये मोस्टली डीएनए का बना होता है, जैसा कि यू कैन गैस बाय द नेम। तो ये 40% जो है इसके अंदर डीएनए होता है। और अभी जो है जेनेटिक मटेरियल हो गया, अब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से ज़्यादा होंगे। वाई? क्योंकि यार सोच के देखो 1.75 का कर्ल है डीएनए का, और एक 8 ऑक्टामर का 8 मोनोमर है जिसमें हिस्टोन के, इतना बड़ा प्रोटीन है। तो हिस्टोन ज़्यादा होंगे बेसिकली, कोइलिंग में हिस्टोन प्रोटीन ज़्यादा लेंगे यार। जितनी ज़्यादा बीड्स होंगी उतने अच्छे से कोइलिंग हो पाएगी, उतने अच्छे से हम उस हार कह लो बेसिकली बीड्स का हार, उसको अच्छे से मोड़ तोड़ पाएंगे। रस्सी को हम अच्छे से नहीं मोड़ तोड़ सकते हो, तो क्रोमैटिन ही होती है, इतने अच्छे से अरेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज इट। तो हिस्टोन ज़्यादा होंगे क्योंकि हिस्टोन बड़े भी होते हैं भाई, कोइलिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हिस्टोन कितने ज़्यादा होंगे, तो 50% क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स ही होते हैं। अब कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि हिस्टोन नहीं होते पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये प्रोटीन अपने इनके भी कुछ काम होते हैं, जैसे स्कैफोल्ड प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं, कुछ हाई मोबिलिटी प्रोटीन्स होते हैं। इनकी बात करेंगे आगे, अभी दे आर नॉट दैट नेसेसरी टू स्टडी। तो ये होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन। तो ये कितने होंगे, परसेंटेज इनकी होती है नियरली 8.5%। 8.5% के आसपास इनकी परसेंटेज होती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, टू बी स्पेसिफिक। तो इसके बाद जो आता है वो होता है हमारा आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है, ये हम जब न्यूक्लियोसोम वगैरह देखेंगे तो वहाँ हम और बात करेंगे कि वाई दिस इज सेल साइकिल चैप्टर में जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो आरएनए भी होता है 1.5%। न्यूक्लियोसोम नहीं, हम रियली सॉरी, सेल साइकिल जब हम न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे तो वहाँ न्यूक्लियोलर आरएनए, न्यूक्लियोलस को बेसिकली राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं, और राइबोसोम बेसिकली आरएनए और प्रोटीन के पार्टिकल होता है। तो इसलिए न्यूक्लियोसोम में हमको आरएनए मिलता है। अभी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस कीप इन माइंड कि आरएनए भी होता है साथ में क्रोमोसोम के अंदर। ज़्यादा नेसेसरी नहीं है याद करना। कुछ ट्रेस अमाउंट में हमको वो भी मिलते हैं आयन्स, जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और फॉस्फेट आयन भी मिलते हैं। अब थोड़ा हिस्टोन प्रोटीन्स को हम स्टडी करते हैं, और जो मैंने नाम बताए थे नॉन हिस्टोन प्रोटीन के वो भी याद करने, उनके फंक्शन हम बाद में देखते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं भाई। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है, तो कोई भी हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसकी एक खास बात होती है कि वो ग्लोबुलर होता है, वो स्फेरिकल टाइप होता है, वो मतलब मोटा बॉल जैसा होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है उसका, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो इसकी एक बात हम कह सकते हैं कि दैट दे आर ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर, यूनिवर्सली ग्लोबुलर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन सभी, ठीक है। और दूसरी बात, ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो बेसिक प्रोटीन होते हैं इसका मतलब क्या है, बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन को ले, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है।
दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये बेसिक होते हैं, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दैट दे आर बेसिक इन नेचर। ऑसम। और अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि स्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन, तो ये बेसिकली बने ही होते हैं या फिर कह सकते हैं दे आर वेरी रिच इन आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड्स के बेसिकली उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, उससे ये बनते हैं बेसिकली, सो दैट इज गुड। तो हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड्स। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? मेनली हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के होते हैं, बहुत आसान है इनके नाम, साइंटिस्टों ने बहुत ईजी नाम दे रखे हैं, H1 H2A H2B, बस याद रखना जो दूसरा है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एज दैट, फिर H3 फिर H4, एज सिंपल एज दैट, H5 कुछ नहीं होता, ओके। और जो हमारा ऑक्टामर बनाते हैं वो ये बनाते हैं, H1 जो है लिंक का काम करता है, एक बीट को दूसरे बीट से जोड़ने का, भी हम देखेंगे वो भी क्या है, तो दिस इज इट। अब एक बार वो जो मैंने नाम बताए थे 3 नॉन हिस्टोन प्रोटीन के, वो भी इंपॉर्टेंट है, बस नाम अभी याद करना है, उनके फंक्शन हम बाद में बात करेंगे। तो पहला होता है स्कैफोल्ड प्रोटीन, दूसरा होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन, और तीसरा होता है हाई मोबिलिटी ग्रुप्स या हाई मोबिलिटी प्रोटीन। सो दिस इज इट, तो हाई मोबिलिटी ग्रुप, ऑसम। तो यही था, और मेन बात हमको जो याद रखनी है, जितने भी नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो दैट इज इट। तो ये बेसिक प्रोटीन्स, ये एसिडिक प्रोटीन, सिंपल। तो अब नाउ लेट्स सी कि डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है, जो कि मैंने शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन दिया था, जहाँ पे हम डीएनए से हमने दिखाया था कितनी ज़्यादा कोइलिंग होती है, पहले क्रोमैटिन फाइबर बनता है, फिर वो क्रोमैटिन फाइबर जाके क्रोमोसोम बनाता है, बेसिकली कोइल होकर, सुपर कोइलिंग होकर उसकी, तो वो बनाता है क्रोमैटिन फाइबर। तो अब हम देखते हैं डीएनए से क्रोमोसोम कैसे जाता है, कैसे, क्या प्रक्रिया क्या है, तो लेट्स सी दैट। तो डीएनए टू क्रोमोसोम, तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि डीएनए जो है, डीएनए के आस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लैप होता है, एक जो है बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, बीड्स इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ऐसे नेकलेस सा, फिर उसकी कॉइलिंग होती है इन क्रोमैटिन फाइबर, फिर वो क्रोमैटिन फाइबर जाके बन जाता है इवेंचुअली कॉइल होके, सुपरली कॉइल्ड होके क्रोमैटिन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्रोमैटिड, जो कि क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं हम। तो दिस इज इट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएनए टू न्यूक्लियोसोम से, तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंस बनाएंगी अच्छे से। तो बेसिकली होता क्या है ना, कोई भी डीएनए, जैसे ये एक स्ट्रिंग है डीएनए की, अभी ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, कॉइलिंग के टाइम पे क्या होता है, ये ऐसे पड़ी हुई है मान लो न्यूक्लियस में, कॉइलिंग के टाइम पे क्या होगा, देखो ये एक स्ट्रिंग है मान लो इतनी लंबी डीएनए की, इसमें बेस पेयर है सब है, ये डीएनए की बहुत लंबी सी स्ट्रिंग है। अब एट द टाइम ऑफ जो है इसकी कॉइलिंग के टाइम पे क्या होगा, हम वो बात करते हैं। तो कॉइलिंग के टाइम पे अगर मैं ढंग से बताऊं तो ये सोच लो कि ये अपने आप लपेट रहा है, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, तो सोचो ये हिस्टोन प्रोटीन आ रहे हैं, तो मान लो हिस्टोन प्रोटीन इस पे आके चिपक गए, या डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से चिपक गया, तो अब इसकी कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये लपेट जाएगा ना, तो ये धागा इतना रह जाएगा, इतना छोटा सा हो जाएगा, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, ठीक है। ये सारे प्रोटीन हम मैंने ज़्यादा दिखा दिया, आएंगे नहीं तो समझ जाना, इतने ही हैं जितने पीले ऊपर हैं उतने, बस धागा छोटा होगा कोइल होके इनके ऊपर, तो ऐसे अब इसकी दोबारा से कोइलिंग होगी, समझ रहे हो, अब ये धागा इतना छोटा हो जाएगा, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा सुपर कोइलिंग होगी, अभी भी इसके अंदर ये प्रोटीन है डीएनए के, फिर और ज़्यादा कोइल हो जाएगा, ये इतना सा धागा, तो जो है देखो, फिर ये अगर सोचो ये जो है बहुत छोटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, मानते हो, तो अगर ये लेंथ 2.2 मीटर हो, एक सेल के अंदर 2.2 मीटर डीएनए होता है, एक टिपिकल सेल के अंदर, हमारे टिपिकल सेल में 2.2 मीटर, मतलब एक हाथ में अपना पूरा हाथ एक लंबा, फिर एक और दूसरा लंबा, इतना लंबा डीएनए हम एक बहुत ज़्यादा छोटी चीज़, सेल बहुत ज़्यादा माइक्रोमीटर के साइज में होता है सेल, उसमें से निकाल सकते हैं, इतना इतना लंबा डीएनए होता है। तो ये 2.2 मीटर की है, तो समझ रहे हो इसकी कोइल होके ये क्रोमोसोम आ जाएगा, तो क्रोमोसोम ऐसे बनता है न्यूक्लियस के अंदर, इतना छोटा हो जाता है, जो डीएनए 2.2 मीटर का वो सेल की न्यूक्लियस के अंदर, जो कि सेल से भी बहुत छोटी है, उसके अंदर आके फिट हो जाता है, हमारे अंदर 23 तक आ जाते हैं, तो सोच लो। तो ये एक तरह से ये ऐसे ये प्रक्रिया है क्रोमोसोम बनने की। अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो हमारा सिंपल डीएनए था, सबसे पहले इसके साथ जो है डीएनए की थ्रेड है, इस पे पहले हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसका जो है मिलन होगा, बेसिकली बंधेगा ये,
कॉइलिंग होगी हिस्टोन के साथ। तो कॉइलिंग कुछ इस तरह से होती है, डीएनए रैप होगा, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैंने इसको ड्रॉ किया है अभी इस चीज़ को अपने उसमें। तो ये जो डीएनए था जो कि सिंपल ऐसे था, ग्रीन कलर से सोच लो, ये जो डीएनए था बेसिकली ये कुछ ऐसे था पहले, बहुत लंबा डीएनए था, ठीक है। अब इसके पास आया एक हिस्टोन प्रोटीन ने आके जो है इसके ऊपर कुंडली मार ली, या डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कुंडली मार ली, समझ रहे। तो डीएनए छोटा हो जाएगा, कुछ इतना छोटा हो जाएगा इसके ऊपर, जब ये हिस्सा कोइल हो जाएगा इसके ऊपर बीच से, समझ जाओ ना यार। तो ओके, तो कुछ इस तरीके से कोइल होगा। तो हमारे जो हिस्टोन का ऑक्टामर होता है वो बीच में, और इसके अराउंड रैप डीएनए, जिसको हम अब कहेंगे, अब हम उस डीएनए को कहेंगे रैप डीएनए। तो इसके अराउंड डीएनए रैप हो जाएगा, हम इसको कहेंगे रैप डीएनए। दैट इज इट। यही होता है न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। ये जो होता है ये पूरा रैप डीएनए प्लस में जो है ये अपना हिस्टोन ऑक्टामर, इस पूरे हिस्टोन ऑक्टामर प्लस रैप डीएनए, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। तो यार ये जो ऑक्टामर होता है इसको थोड़ा देखते हैं, ऑक्टामर बनता कैसा है। मैंने बताया H1 का भी इस्तेमाल नहीं होता ऑक्टामर बनने में। तो बेसिकली ये H2A H2B, ठीक है। ऊपर भी ये ऊपर नहीं है, बेसिकली इसके पीछे ऐसे 3D में, जैसे ऐसे ये 4 बॉल है ना आपस में, एक दो, ये देखो ये H2A ये H2B, ठीक है। फिर जो है जैसे ये H2A, ये उस तरफ H2B, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। तो ये H2A ये H2B ये H2A ये H2B, ऑसम। तो आई एम रियली सॉरी, ये भी H2A है, और जो है इसमें समझ नहीं आ रहा ये डायग्राम नहीं, यहाँ देखो जैसे ये H2A इसके पीछे H2A, फिर इधर H2B है इसके पीछे H2B, पीछे की तरफ है ये, बस दिखाने के लिए से आधी सी बॉल इसकी शेडो टाइप दिखाई गई है। फिर H3 इसके पीछे H3, H4 इसके पीछे H4, एज सिंपल एज दैट। वैसे हिस्टोन ऑक्टामर, इसके ऊपर एक डीएनए रैप हो जाएगा 1.7 टाइम, यानी कि एक बार तो पूरा घूम गया, फिर अगली बार ऐसे दोबारा डबल नहीं घूमा, एक बार पूरा घूमा, अगली बार पहले ही निकल लिया, यहाँ मिलने से पहले ही, समझ रहे हो, यहाँ ऐसे ये ऐसे मिलना था ना, नहीं मिला, नहीं, तो 1.75 ऐसे डीएनए कर्ल हो गया हमारे हिस्टोन ऑक्टामर के आसपास, रैप हो गया ये बेसिकली। रैप डीएनए में कहते हैं कि नियरली 200 बेस पेयर होते हैं एक रैप डीएनए में। और ये हिस्टोन ऑक्टामर, इसको न्यू बॉडी भी बोलते हैं। इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये ऑक्टामर होता है 8 मोनोमर्स से बना हुआ था। न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेसिकली, अब से आप न्यूक्लियोसोम को कहते हो न्यू बॉडी, यानी कि हिस्टोन ऑक्टामर प्लस में हमारा रैप डीएनए। तो इसको हम न्यू बॉडी आज से बोलेंगे, सॉरी न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, न्यू बॉडी को हम हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं इससे क्रोमेटिन फाइबर कैसे बनेगा। ओके, पर क्रोमेटिन फाइबर से बनने से पहले ये एक क्या बनेगा, यू कैन गेस दिस, क्या, बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। फिर उस बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की कॉइलिंग होगी जिससे ये क्रोमेटिन फाइबर बनेगा। फिर उस क्रोमेटिन फाइबर की कॉइलिंग होगी, उससे क्रोमोसोम बनेगा। तो अब मैंने ये बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो रैप डीएनए, बस मैंने आगे रंग बदल दिया, डीएनए सेम ही है, कुछ अलग से नहीं होगा। ये वही डीएनए है जो हमारा लंबा ऐसे सीधा पड़ा हुआ था सेल के अंदर, समझ रहे हो। अब ये जो डीएनए इसके आसपास रैप हुआ 1.7 टाइम, ऐसे चल रहा है, दोबारा डीएनए चला, एक और हिस्टोन प्रोटीन आया, उसके अराउंड रैप हो गया, डीएनए चल रहा है, एक और हिस्टोन प्रोटीन आया, ऑक्टामर आया, उसके अराउंड रैप हो गया, न्यू बॉडी के अराउंड। अब ये जो रैप होने के बाद जो डीएनए थोड़ा कंटिन्यू करता है, जो दूसरे ऑक्टामर से अपने को, एक ऑक्टामर को दूसरे ऑक्टामर से, एक न्यू बॉडी को दूसरी न्यू बॉडी से ऐसे लिंक कर रहा है, ब्रिज बना रहा है। तो इसको हम लिंक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लिंकर डीएनए बोलते हैं, या ब्रिज डीएनए बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहो। जो ब्रिज डीएनए है, इसके भी आसपास एक प्रोटीन होता है, इसमें लगा हुआ था, इसको हम बोलते हैं H1 प्रोटीन। जैसे कि उस फोटो में यहाँ दिख रहा है, ये रहा हमारा H1 प्रोटीन। तो ये ऐसे लिंक करने का काम करता है। अब आगे एक और ऑक्टामर आ जाएगा, समझ रहे हो, उसमें ऐसे लिंक, फिर एक और ऑक्टामर, उसमें एक लिंक, ऐसे तो चलता रहेगा। ये बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे। सो दैट इज इट। तो कुछ इस तरीके से हमारा अभी बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा न्यूक्लियोसोम के बाद। एक न्यूक्लियोसोम मैंने बता दिया। डीएनए सबसे पहले हमारे स्टार्ट हुआ, हमारे पास इतना लंबा डीएनए है, बहुत लंबा हमारे पास डीएनए है, ठीक है। उस डीएनए को छोटा कर दिया हमने, हम लिया है न्यूक्लियोसोम बना लिया भाई हमने। फिर अब इस न्यूक्लियोसोम को और छोटा कर देंगे और कोइलिंग कर देंगे इसके बुरे तरीके से, बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। अब इसकी भी कोइलिंग कर देंगे बहुत बुरे तरीके से, अब बन जाएगा क्रोमोसोम, बिल्कुल बहुत छोटा। तो दैट इज इट। तो ये था बेसिकली बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इस बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम कैसे बनता है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही मेहनत कर रखी है अच्छे से समझाने के लिए। तो ये हमारा सबसे पहले हमारे पास था डीएनए। डीएनए के आसपास है हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या बन गया, एक बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना दिया, जैसा कि ये है ये। ओके ऑसम। तो ये बीड का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता ही दिया, ये रहा बीड का स्ट्रक्चर। ओके ऑसम।
तो अब ये बीड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की कॉइलिंग हुई कुछ इस तरीके से, सिंपल कॉइलिंग हुई, ये मान लो एक सोलेनोइड टाइप बन गया, ठीक है। अब इसकी एक बार कॉइलिंग हुई, ये अब एक सुपर सोलेनोइड बन गया कुछ ऐसे, समझ जाओ। अब इसकी सुपर कॉइलिंग मतलब बहुत ज़्यादा, एक कॉइलिंग कई बार हो रही है भाई, बहुत तगड़ी कॉइलिंग होगी। तो अब ये बन जाएगा क्रोमेटिड ऐसे, ये इसकी आउटलाइन है बस, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉइलिंग है ना जितनी आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब 1 साल कॉइलिंग करते रहोगे डीएनए के बैठ की, जब भी वो भी इससे कम होगी, इतनी ज़्यादा कॉइलिंग हमारे डीएनए के अंदर, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, बेसिकली सेल साइकिल अगर आपने पढ़ा हो तो, जो कि इससे पहले पढ़ना चाहिए यार, वो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ना चाहिए अभी। तो सेल साइकिल के टाइम में आपको पता होता है कि पहले सबसे पहले इंटरफेस के टाइम में क्रोमेटिन होता है, सिंपल जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है फैला हुआ होता है न्यूक्लियस में, बिल्कुल एक रेटिकुलम की तरह होता है, इसलिए उसको क्रोमेटिन रेटिकुलम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जैसा कि इस फोटो में मैंने आपको बताया था, ये क्रोमेटिन रेटिकुलम है। अब इसकी बेसिकली अभी इससे बीड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी कॉइलिंग होगी, फिर जाके ये एक क्रोमेटिड बनाएगा। अब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इंटरफेस के बाद ये जो है बेसिकली हमको ये क्रोमोसोम की जब भी बात होती है तो ऐसे एक्स क्यों बनाते हैं, ये जब मैं कह रहा हूँ कि कॉइलिंग होकर ये सिंपल एक क्रोमेटिड बनेगा, तो फिर ऐसे क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम हमको विजिबल माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे नहीं, इंटरफेस के टाइम पे आपको सिर्फ ये पड़ा हुआ दिखेगा ऐसे, इंटरफेस के बाद तो बहुत देर तक प्रोफेज तक, अर्ली प्रोफेज तक, अर्ली प्रोफेज में थोड़ी थोड़ी ऐसे कॉइलिंग स्टार्ट होगी बहुत हल्की हल्की, फिर उसके बाद जब मेटाफेज आ जाएगा जब आपको ऐसे दिखेंगे, और इंटरफेस के बाद ही जो है हमारा डीएनए डबल हो जाता है, समझ रहे हो? अगर एक डीएनए का जो लंबा था अभी वो डबल डुप्लीकेशन हो जाती है, उसको देख के ऐसे कैसे साइड बाय साइड उसके साथ लग जाता है, डबल हो जाता है डीएनए, जैसा कि सेल साइकिल में पढ़ा ही होगा आपने। तो दिस इज इट, तो कोइलिंग से सुपर कोइलिंग। अब ये जो क्योंकि ये डबल है, बनता तो यही, बनना तो यही चाहिए, पर डीएनए इंटरफेस में पहले डबल हो चुका है, इसलिए क्रोमोसोम हमेशा ऐसे दिखाया जाता है। एक नॉर्मल सेल में अगर आपको बात करें तो कभी भी इतना ऐसे ये क्रोमोसोम नहीं होते हमारे सेल के अंदर, हमारे ये मेटाफेज में दिखते हैं, होता वो एक ही है। हमारे जो 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के वो ऐसे हैं, जैसे ये मदर से आया था, ये फादर से आया था, पर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्योंकि डीएनए डबल होता है तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, ये मान लो मदर से आया था, ये फादर से आया था, तो इसलिए क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट हो। पर मेनली हमारे अंदर क्रोमोसोम कुछ ऐसे हैं, क्रोमोसोम है ये, इसका एक स्ट्रैंड को बोलते हैं हम क्रोमेटिड। तो यस दिस इज इट, तो ये मदर से आया, मान लो फादर से आया, यहाँ पे कैपिटल टी की जीन थी, मान लो यहाँ फादर से स्मॉल टी की थी, ऑसम। तो ये था ऐसे कुछ, तो ऐसे क्रोमोसोम हमको मेटाफेज के टाइम पे दिखते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए, बीच में होता है एक जगह सेंट्रोमियर जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली वो नहीं होता, वो स्टेन नहीं हो पाता डाइस से, तो इसलिए वो सेंट्रोमियर बीच का बिल्कुल इनविजिबल सा रीजन होता है, एक तरह से डार्क रीजन होता है। तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो डुप्लीकेट जो होते हैं मेटाफेज में, उनको हम ऐसे क्रोमोसोम बोलते हैं अपनी डेफिनेशन से। तो फाइनली अब हमने देख लिया है कि हमारा क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कैसे है सेल के अंदर, क्या होता है क्रोमोसोम, जो कि बेसिक्स है जेनेटिक स्टडी करने के लिए। तो हमने बेसिक सभी क्रोमोसोम के क्लियर करें, अभी कुछ बेसिक बातें और बची हुई हैं। तो एक बार टू रिकैप, क्रोमोसोम सबसे पहले एक डीएनए होता है सिंपल ऐसे, डीएनए की सिंपल कॉइलिंग होगी, इससे बीड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अब इसकी भी कॉइलिंग होगी, इससे क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, फिर क्रोमेटिन फाइबर की भी कॉइलिंग होगी, इससे एक हमारा क्रोमेटिड बन जाएगा। फिर एट द टाइम ऑफ क्योंकि हमको ये दिख नहीं रहा है, हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं ऐसा, तो हमको दिखते हमेशा ऐसे हैं क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं, इन दोनों क्रोमेटिड को बेसिकली बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। बीच में जो सिंपल हमारा एक क्रोमेटिड होता है इसको क्रोमेटिड ही बोलते हैं, यही हमारा क्रोमोसोम होता है। ये भी क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम है, बस इसके अंदर 2 क्रोमेटिड है जिनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, जो कि एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होते हैं। तो हम बताना भूल गए थे शायद, यहाँ पे ये जो क्रोमेटिड, अगर ये जीन टी थी तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे डॉटर अमीबा होते हैं ऐसे ये सिस्टर क्रोमेटिड है, समझ रहे हो, बिल्कुल एक। अगर यहाँ पे टी कैपिटल टी थी तो ये इसकी कॉपी है, इसका डुप्लीकेट है ये, तो इसलिए यहाँ भी कैपिटल टी है, तो इसलिए इनको क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अमेजिंग।